देखिए, आज हमारा लेक्चर 9 है। हम पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रिसिपिटेशन मतलब वर्षण। जिसमें हमारा आज का टॉपिक है वर्षण। जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख लें, जिससे उनको ये वर्षण अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम आगे पढ़ते हैं प्रिसिपिटेशन क्या है, वर्षण क्या है। तो इसमें पढ़ने से पहले आप वर्षण के बारे में लिख लीजिए कि वर्षण किसे कहते हैं। तो वर्षण के बारे में लिखिए। वर्षण से तात्पर्य वायुमंडलीय आर्द्रता का गुरुत्वीय पतन। वर्षण से तात्पर्य वायुमंडलीय आर्द्रता का गुरुत्वीय पतन। जब वायु के जल ग्रहण करने की क्षमता से अतिरिक्त जलवाष्प की मात्रा अथवा अदृश्य जल की मात्रा प्राप्त होती है। वर्षण जलीय चक्र की वह अवस्था है जिसमें अधिशेष वायुमंडलीय आर्द्रता का जलबूंद अथवा हिमकण के रूप में गुरुत्वीय पतन होना। क्योंकि इन बूंदों की टर्मिनल वेलोसिटी वायु संवहन की गति से अधिक होती है। वर्षण का अर्थ है वायुमंडल में अतिरिक्त आर्द्रता का धरातल पर संघनन के बूंदों के रूप में पतन। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था ना, क्या बादल कैसे बनते हैं, वर्षण कैसे होता है, तो कैसे वो बूंदे के संघनन के रूप में संघनित होती हैं, फिर वो बूंदें नीचे गिरती हैं। अभी इसमें आगे चल के हम बताएंगे कि बूंदे क्यों अपना टर्मिनल वेलोसिटी लॉस करते हैं। ये आइस क्रिस्टल थ्योरी का पार्ट है, तो हम इसको आगे में बताएंगे और डिटेल में। तो आप अभी ये जानिए। और वर्षण तो आपने पहले पढ़ चुका होगा लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि बादल कैसे बनते हैं, वर्षण कैसे होता है, वही है वर्षण। अब देखिए फॉर्म ऑफ वर्षण का क्या, प्रिसिपिटेशन। कितने फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन, ये है वर्षण। फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन मतलब वर्षण के प्रकार। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा रेनफॉल, स्नोफॉल क्यों होता है, स्नोफॉल का मतलब क्या है, हिमांक। जब वर्षण क्या हो जाए, हिमांक मतलब बहुत ध्रुवीय प्रदेश में हो या बहुत ऊंचाई वाले बादलों के द्वारा जो वर्षण होता है वह स्नोफॉल के रूप में होता है, बहुत ऊंचाई के वजह से। फिर ये स्लिट को कहते हैं सहिम वर्षा। ये हो गया। फिर इसके बाद आ जाएगा इसमें हेल मतलब ओलावृष्टि। देखिए ओलावृष्टि क्या है, जब तीव्र संवहन होता है तो जलवाष्प दाब लगातार बढ़ता रहता है, तो बहुत हैवी वो होता है, मतलब रेन होता है। जब तीव्र संवहन होने से जलवाष्प दाब लगातार बढ़ता रहता है तो ओलावृष्टि होती है। जल बूंदे। अब रेनफॉल में क्या होती है, रेनफॉल में होती है जल बूंदे, ओसांक होता है। ये निम्न बादलों से बनते हैं ये रेनफॉल जो होती है। ये स्नोफॉल जो होते हैं
ये हिमांक ध्रुवीय प्रदेश में उच्च बादलों से बनते हैं। हिमांक रेखा पे या ध्रुवीय प्रदेश में उच्च बादलों से सिलिट मतलब सही वर्षा होती है जो। फिर इसके बाद ये हेल ओलावृष्टि होती है, तीव्र सामान होने से या जलवाष्प दाब अधिक होने से होता है। फिर इसमें हो गया ग्रोपल, ग्रोपल हो गया। फिर राइम हो गया, ड्रीजल हो गया, ड्रीजल हो गया। ये क्या है? बूंदाबांदी। अब ग्रोपल किसे कहते हैं? ग्रोपल ये है कि जब ये दो या दो से अधिक हिमकण आपस में जुड़ जाते हैं। ये क्या है? जब दो या दो से अधिक हिमकण, जब दो या दो से अधिक हिमकण, अधिक हिमकणों का आपस में जुड़ना, आपस में जुड़ना, दो या दो से अधिक हिमकणों का आपस में जुड़ना, ये ग्रुपल हो जाएंगे। तो राइम हो गया, ये ट्रायंगुलर या एंगुलर, एंगुलर शेप में वो जो आइस वो होते हैं वो राइम में आ जाएंगे। फिर ये हो गया वर्षण हो गया। फिर ये हो गया वर्षण, वर्षण में ये सब आ जाएंगे। अब देखते हैं हम इसके आगे। वर्षण में वर्षण की क्रिया विधि क्या है? फिर हम देखते हैं वर्षण की क्रिया विधि, क्रिया विधि, वर्षण की क्रिया विधि। अब वर्षण की क्रिया विधि में क्या क्या रहेगा? पहले वर्षण की क्रिया विधि क्या है? रिजर्वायर है, मतलब जलाशय होता है। क्या होगा? जलाशय से सूर्यताप की मात्रा होगी, पड़ेगी इस पर सूर्यताप होने से। फिर सूर्यताप के कारण क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, वाष्पीकरण होगा। फिर इसके बाद क्या होगा? संवहन होगा। संवहन मतलब वाष्पीकरण के द्वारा जो संवहन की प्रक्रिया होंगी, जलवाष्प का ऊपर उठना, संवहन होगा। फिर संवहन के बाद ये बनेंगी वायुधाराएं बनेंगी, वायुधारा बनेगी। इसके बाद रुद्धोष्ण होगा। रुद्धोष्ण के बारे में हमने बता दिया है पिछले वाले लेक्चर में। ये होगा फिर रुद्धोष्ण होगा। रुद्धोष्ण से फिर क्या होगा? संघनन होगा। संघनन के बाद क्या बनेगा? बादल बनेगा। बादल बनने के बाद बादल या इसे क्या कहेंगे? मेघाच्छादन, मेघाच्छादन। बादल बनेंगे। बादल बनने के बाद ये हो गया कोगुलेशन हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा? वर्षण होगा। वर्षण के बाद फिर पुनः ये जलाशय में आ जाएगा। तो ये वर्षण की संपूर्ण क्रियाविधि है कि वर्षण किस फॉर्म में होता है, कैसे वर्षण होता है। ये हो गया वर्षण, वर्षण की क्रिया विधि। जलाशय से सूर्यताप की मात्रा पड़ी, सूर्यताप की मात्रा से वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण के द्वारा जलवाष्प का संवहन हुआ। संवहन मतलब जलवाष्प का ऊपर उठने की प्रक्रिया, जो सूर्यताप के कारण जलवाष्प का ऊपर उठने की प्रक्रिया संवहन हो गई। संवहन के बाद वायुधाराएं जो बनी, संवहन के बाद फिर रुद्धोष्ण हुआ इसका। इसके बाद संघनन हुआ, फिर बादल हुआ। बादल के बाद फिर वर्षण की प्रक्रिया हुई, वर्षण से फिर ये जलाशय में फिर जल पुनः जलाशय को प्राप्त हो गया। तो वर्षण की क्रियाविधि हो गई। अब इसके आगे लिखिए वर्षण के। अब देखिए वर्षण के प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। वर्षण का प्रकार क्या है? चलिए देखते हैं हम वर्षण के प्रकार। वर्षण के प्रकार, वर्षण तीन प्रकार से होते हैं। मतलब प्रिसिपिटेशन क्या होती है? तीन प्रकार से होती है। नंबर पहला हो गया संवहनीय, संवहनीय वर्षा हो गई। दूसरा हो गया पर्वतीय वर्षा हो गई।
पर्वतीय वर्षा हो गई, संवहनीय वर्षा हो गई, पर्वतीय हो गई, और तीसरा हो गया वाताग्रीय या चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय इसको हम पढ़ाएंगे वाताक चक्रवात में, इसको पढ़ाएंगे। चक्रवातीय वर्षा हो गई जो चक्रवातीय वर्षा, इसके पहले लेक्चर में जो वाताक बताया नहीं था कि वाताक कैसे बनता है, तो इसका कम डिटेल हम इस चक्रवात वाले चैप्टर में बताएंगे, आगे वाले आने वाले चैप्टर में। तो आप देखिए संवहनीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा, मतलब अभी इसको पढ़िए। तो संवहनीय वर्षा में लिखिए, संवहनीय वर्षा में लिखिए, संवहनीय वर्षा में क्या है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य, संवहनीय वर्षा में लिखिए हेडिंग डाल के, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य विषुवतीय प्रदेश में, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य, ये विषुवतीय प्रदेश है, 10 डिग्री इधर नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य विषुवतीय प्रदेश में ये वर्षा प्राप्त होती है, ये वर्षा प्राप्त होती है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर लंबवत, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत एवं सूर्यताप की मात्रा 100% है, एवं सूर्यताप की मात्रा 100%, मतलब विषुवत पर क्या होता है, लंबवत होता है, सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, मतलब 100% सूर्य की किरणें पहुँचती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, तो जलवाष्प बनेगा, संवहन की प्रक्रिया होगी, जलवाष्प बनेगा, ये ऊपर उठेगा, संवहन की प्रक्रिया होगी, फिर इससे संवहन की प्रक्रिया से क्या होता है कि बादल बनेंगे, सूर्यताप की अधिक मात्रा होगी तो ऊपर जाने पर लाइन ऑफ कंडेंसेशन है ना, उसके ऊपर जब बादल बनेंगे तो वर्षा होगी। ये तो इस आप देखिए कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य विषुवतीय प्रदेश में ये वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर लंबवत एवं सूर्यताप की मात्रा 100% है। यह वर्षा दोपहर की वर्षा है, यह वर्षा दोपहर की वर्षा है, यह वर्षा दोपहर की वर्षा है, क्योंकि 2 से 4 PM प्राप्त होती है, क्योंकि ये वर्षा 2 से 4 PM प्राप्त होती है, जबकि सूर्य की किरणें 12 से 2 PM के मध्य लंबवत एवं तीव्र होती है, जबकि सूर्य की किरणें 12 से 2 PM के लंबवत 12 से 2 PM के मध्य लंबवत एवं तीव्र होती है। चूँकि संवहन एवं अन्य वर्षण की क्रियाविधि में 2 घंटे की समयावधि लगती है, 2 घंटे की समयावधि लगती है, अतः यह वर्षा 2 से 4 PM के मध्य प्राप्त होती है, अतः यह वर्षा 2 से 4 PM पर प्राप्त होती है। इसमें संवहनीय बादल कपासीय वर्षण मेघ बनते हैं, इसमें संवहनीय बादल कपासी वर्षण मेघ बनते हैं तथा गर्जन एवं चमक के साथ वर्षा होती है, अब देखिए ये क्या होता है कि सूर्यातप की मात्रा तो हमें 12 से 2 PM के मध्य प्राप्त होती है सूर्यातप की मात्रा, परंतु ये जब बादल बनने में और ये संवहन की प्रक्रिया और वर्षण की प्रक्रिया होने में 2 घंटे का समय लगता है, तो इसलिए हमें वर्षा 2 से 4 बजे प्राप्त होती है इसकी वर्षा। तो ये वर्षा क्या है, फिर ये कपासीय वर्षण मेघ बनते हैं, ये हमने बादल में बता दिया था कि कपासीय वर्षण मेघ क्या होते हैं, ये इस तरह के वर्षा होते हैं संवहन के कारण जो बादल बनते हैं। ये हो गया सी, यहाँ से ऊपर उठी, ये ऐसे बादल ऊपर उठे, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे उठते हैं ना, ये कपासीय वर्षण में। ये हो गया क्षोभ सीमा हो गई हमारी, ये क्षोभ सीमा हो गई, ये हो गया हिमांक रेखा, ये मान लेते हैं हिमांक रेखा हो गई, ये कोल्ड एंड, ये जो होती है ये क्षोभ सीमा, यहाँ से क्या होती है, कोल्ड एंड ड्राई एयर का नीचे की ओर विस्थापन होता है, कोल्ड एंड ड्राई एयर का ये क्षोभ सीमा से ये नीचे की ओर विस्थापन होता है, कोल्ड एंड ड्राई एयर से जब ये वर्षण कर लेती हैं तो ये कोल्ड एंड ड्राई एयर फिर नीचे की ओर विस्थापित होने लगती हैं, तो ये क्या होती है, ये तापमान बढ़ने की वजह से
ये संवहन की प्रक्रिया हो रही है। फिर ये ऊपर जाते हैं, ये संघनन रेखा है, ये संघनन रेखा है, संघनन रेखा जहाँ लाइन ऑफ कंडेंसेशन है, जहाँ से फिर वर्षा हमें इसके ऊपर हमें संघनन की प्रक्रिया प्राप्त होती है। ये 2 किलोमीटर पे प्राप्त होती है। ये हिमांक रेखा मान लें हम 6 किलोमीटर पे हिमांक रेखा, ये 6 किलोमीटर पे। और ये बादल कौन सा बना? क्यूमुलोनिम्बस बादल बना। कपासी वर्षण में एक बादल बना, क्यूमुलोनिम्बस बादल बना, जो ये छोप सीमा है। तो ये हो गया, इस तरह के बादल का निर्माण होता है। अब चूंकि ये, अब लिखिए इसमें गर्जन का कारण सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर है। गर्जन का कारण सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर, सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर है। वायु का आकस्मिक फैलाव, गर्जन का कारण वायु का आकस्मिक फैलाव है। मतलब सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर मतलब क्या होता है? तापमान, जब वायु तापमान उसके बढ़ने की वजह से उसका आयतन बढ़ता है, सडन एक्सपेंशन होता है। जब एक्सपेंशन होगा वायु का, तब क्या होगा? ये गर्जन का जो वायु जब फैलेगी, वायु जब फैलती है तो ये गर्जन की आवाज़ होती है। और जबकि चमक का कारण है जलवाष्प का संघनन। अगर जलवाष्प का जब ऊपर संघनन होता है तो आयन मुक्त होते हैं, मतलब H2+ में और O- में, मतलब ये आयन जो होते हैं जल में, तो ये मुक्त होते हैं। इन्हीं के मुक्त होने के कारण जब आयन मुक्त होते हैं तो ये क्या कहते हैं? चमक का उत्पन्न करते हैं, आयनों का आपस में टकराव, इसकी वजह से चमक का उत्पन्न करते हैं। तो वर्षण सघन एवं तीव्र, ये वर्षण जो होगा सघन एवं तीव्र वर्षा होगा। तो लिखिए वर्षा सघन एवं तीव्र वर्षा होती है, वर्षा सघन एवं तीव्र होती है। इससे पहले आप लिख लिए ना, एक बार बोल देते हैं। गर्जन का कारण सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर, वायु का आकस्मिक फैलाव होता है। जबकि चमक का कारण जलवाष्प का संघनन, तथा आयन का मुक्त होना। ये हो गया, वर्षा सघन और तीव्र होगी। देखिए संवहनीय वर्षा का अन्य प्रारूप उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में भी प्राप्त होता है। संवहनीय वर्षा का अन्य प्रारूप उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में भी प्राप्त होता है। और मरुस्थल में बादलों का फटना, वहाँ पर भी संवहनीय वर्षा होती है। यह वर्षा पृथ्वी के लगभग 15% भाग में होती है। यह वर्षा लगभग पृथ्वी के 15% भाग में यह वर्षा होती है। तो ये हो गया हमारी संवहनीय वर्षा हो गई, संवहनीय वर्षा। अब इसके बाद हम देखते हैं पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं पर्वतीय वर्षा क्या है। पर्वतीय वर्षण, पर्वतीय वर्षण में लिखिए क्या होती है पर्वतीय वर्षण में? आर्द्रता युक्त पवन के मार्ग में लिखिए, पर्वतीय वर्षा में आर्द्रता युक्त पवन के मार्ग में यदि पर्वतीय अवरोध प्राप्त हो, तब आर्द्र वायु का यांत्रिक उत्थान होता है। तथा संघनन रेखा के ऊपर बादलों का निर्माण, लंबवत बादल, संघनन रेखा के ऊपर बादलों का निर्माण एवं क्यूमुलोनिम्बस बादल कपासीय वर्षण मेघ निर्मित होते हैं। क्यूमुलोनिम्बस बादल प्राप्त होते हैं, कपासीय वर्षण मेघ निर्मित होते हैं, जो गर्जन एवं चमक के साथ वर्षा करते हैं। पर्वत के विपरीत ढाल पर पवन विमुख ढाल पर वर्षाहीनता की दशा होती है। क्योंकि पवन शुष्क एवं ठंडी होती है। अतः इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जहाँ DALR is greater than ELR,
DLR क्या है? सूक्ष्म रुद्धोष्म ह्रास दर है। ELR मतलब पर्यावरणीय ह्रास दर से अधिक होती है। यहाँ DLR इज ग्रेटर देन ELR, सूक्ष्म रुद्धोष्म ह्रास दर पर्यावरणीय ह्रास दर से अधिक होती है। तो ये हो गया पर्वतीय वर्षा। अब और लिख लीजिए थोड़ा। अवतलित वायु के निरंतर ठंडी होने के कारण अवतलित वायु के निरंतर ठंडे होने के कारण सापेक्षिक आर्द्रता में भी कमी आती है। सापेक्षिक आर्द्रता में भी कमी होती है, अतः वर्षा की संभावना भी क्षीण हो जाती है। अतः वर्षा की संभावना भी क्षीण हो जाती है। अब इसमें लिखिए वर्षण की विलोमता। अभी हम इसको समझा रहे हैं, पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। पहले आप लिखिए तब फिर समझिए। वर्षण की विलोमता क्या है? वर्षण की विलोमता चलिए लिखिए वर्षण की विलोमता क्या है। पवन सन्मुख ढाल पर वर्षा प्राप्त होती है। पवन सन्मुख ढाल पर वर्षा प्राप्त होती है। यह वर्षा पर्वतपादीय क्षेत्र में सापेक्षिक रूप से कम या वर्षा पर्वतपादीय क्षेत्र में सापेक्षिक रूप से कम एवं मध्य ढाल पर ऊंचाई के साथ अचानक वृद्धि करती है। मध्य ढाल पर ऊंचाई के साथ अचानक वृद्धि करती है। लिखिए फिर से बोल दे रहे हैं। पवन सन्मुख ढाल पर वर्षा प्राप्त होती है। यह वर्षा पर्वतपादीय क्षेत्र में सापेक्षिक रूप से कम पर्वतपादीय क्षेत्र में सापेक्षिक रूप से कम एवं मध्य ढाल पर ऊंचाई के साथ अचानक वृद्धि होती है। परंतु पुनः ऊंचाई के साथ श्रृंग के ऊपर वर्षा की मात्रा में आकस्मिक ह्रास होती है। जबकि ऐसा विभ्रम उत्पन्न होता है कि ऊंचाई के साथ वर्षा में वृद्धि होगी। इसका प्रमुख कारण होता है ऊंचाई के साथ आर्द्रता में कमी तथा पर्वत ढाल से टकराव के कारण आर्द्र वायु का ओवरटर्निंग तथा पर्वत ढाल से टकराकर आर्द्र वायु का ओवरटर्निंग या ऊंचाई के साथ आर्द्रता में कमी तथा पर्वतीय ढाल से टकराकर आर्द्र वायु का ओवरटर्निंग लिख लिए। तो अब हम इसको समझाते हैं कि ये क्या है, पर्वतीय वर्षा क्या है। चलिए फिर पर्वतीय वर्षा के बारे में हम लोग समझते हैं कि पर्वतीय वर्षा क्या है। देखिए पर्वतीय वर्षा में हम बता दे रहे हैं आपको पर्वतीय वर्षा क्या है। ये है हमारा पर्वत, ये ऐसे पर्वत है, इस तरह से पर्वत का बना हुआ है। ये है पर्वत इस तरह से। ये हो गया, मान लेते हैं ये अरब सागर है या कोई भी सागर है, मान लेते हैं ये अरब सागर है। तो यहाँ से ये वायु राशि है, ये वायु राशि जो है ये इस तरह का इसका विस्थापन है। तो अरब सागर से ऊपर होते हुए आएगी तो ये मॉइस्चर को गेन करते हुए आएगी, मतलब अपने अंदर मॉइस्चर को आर्द्रता युक्त हो जाएगी। आर्द्रता को लेकर ऐसे पर्वत के ढाल के सहारे ये इस तरह से ऊपर उठेगी। ये वायु ऐसे ऊपर उठ रही है। ये मान लेते हैं संघनन रेखा है। ये मान लेते हैं हम संघनन रेखा, इसको बोल देते हैं। क्या है ये? संघनन। ये संघनन रेखा है। तो ये पर्वत के ढाल के सहारे जैसे ही ये वायु ऊपर उठेगी, संघनन रेखा लाइन ऑफ कंडेंसेशन के ऊपर उठेगी, ये बादल का निर्माण करेगी। ऐसे ये बादल का निर्माण करेगी, ऐसे ये बादल का निर्माण करती है। अब संघनन ये आर्द्र है, चूंकि ये आर्द्र है तो ये संघनन के ऊपर ये बादल का निर्माण करने के बाद ये वर्षा प्रारंभ कर देगी। इस तरह से ये वर्षा प्रारंभ कर देगी। क्लियर बनाना पड़ेगा, ये वर्षा का प्रारंभ कर देगी। इस तरह से वर्षा प्रारंभ कर देगी।
तो ये वर्षा प्रारंभ कर देगी। अब ये देखिए, ये और ये हम ले लेते हैं, ये पर्वत पादीय क्षेत्र, पर्वत, ये पर्वत का निचला भाग, पर्वत पादीय, पर्वत पादीय, ये पर्वत पादीय भाग ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, रुकिए, ये पर्वत पादीय हो गया। ये लेते हैं मध्य ढाल, मध्य ढाल है, ये मध्य ढाल हो गया। ये ले लेते हैं हम, ये है, ये श्रृंग ले लेते हैं हम, श्रृंग, ये जो है, ये हो गया श्रृंग, ये श्रृंग हो गया, श्रृंग हो गया। तो ये क्या हो गया कि ये वायु, वायु प्रकोष्ठ, ये वायु राशि आर्द्रता को ग्रहण करते हुए जैसे जैसे ये पर्वत के ढाल के, पर्वत पे, पर्वत के सारे ये ऊपर उठेगी, इसकी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ये पर्वत के सहारे उठेगी तो क्या होगा, इसमें आर्द्रता लेके, तो ये संघनन रेखा से जैसे ही ऊपर उठेगी, जब ये, चूंकि आर्द्र वायु है, आर्द्र वायु का यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिकीय उत्थान होगा इस वायु का, ये संघनन रेखा के ऊपर ये बादल का निर्माण करेगी, ये बादल, और ये बादल क्या होगा, गर्जन एवं चमक के साथ वर्षा करेगी। ठीक, ये हो गया। अब ये पवन विमुख ढाल है। अब तो ये वर्षा देखो, यहाँ पर वर्षा की मात्रा, पर्वत पादीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा प्राप्त हो रही है। सबसे ज़्यादा वर्षा की मात्रा हमें कहाँ प्राप्त होगी, मध्य ढाल पर, ऊंचाई के साथ अचानक देखिए, पहले क्या हो गया, पवन सन्मुख ढाल पर, ये पवन सन्मुख, ये पवन सन्मुख ढाल पर वर्षा प्राप्त होती है। देखिए ये पवन सन्मुख ढाल पर, इस ढाल पर ये वर्षा प्राप्त होती है। पर चूंकि ये पर्वत पादीय क्षेत्र में सापेक्षिक रूप से कम, ये जैसे जैसे यहाँ पर कम वर्षा होगी, फिर जैसे जैसे ये ऊंचाई के साथ बढ़ेगी तो मध्य ढाल पर वर्षा तीव्र हो जाएगी। मध्य ढाल पर ऊंचाई के साथ अचानक वर्षा में वृद्धि हो जाएगी, परंतु जैसे ही ऊंचाई के साथ ये बढ़ेगी, यहाँ पर श्रृंग पर ये बढ़ेगी, तो अचानक ऊंचाई के साथ बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में आकस्मिक ह्रास हो जाएगा, इस वर्षा में आकस्मिक ह्रास हो जाएगा। जबकि हमको ऐसा लगना चाहिए कि ऊंचाई के साथ तो वर्षा अधिक होनी चाहिए, ऐसा भ्रम हमको लगता है कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगी ये वर्षा यहाँ अधिक होगी, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो मॉइस्चर लेके आई है, ये इसमें मॉइस्चर, फिर ये मॉइस्चर की कम घट जाती है, वर्षा यहाँ कर देती। मध्य ढाल पर जैसे जैसे ऊंचाई के साथ मॉइस्चर में कमी आ जाता है, आर्द्रता में इसकी कमी आ जाती है, और जैसे ये ऊपर ऊपर जाएगी ये वायु ठंडी होने लगेगी, मतलब ये ठंडी होकर ये पर्वत ढाल से टकराकर ये आर्द्र वायु इस तरह से ओवर टर्निंग हो जाएगी, इसका ओवर टर्निंग हो जाएगी, ये वायु इस तरह से ऐसे ये टकराकर ये बादल नष्ट होके ये वायु का अवतलन होना चालू हो जाएगा, ठंडी वायु का, चूँकि अवतलित वायु के इसके आप उसमें क्या होता है, आर्द्रता में कमी हो जाती है, तो इसके वजह से ये वर्षा की संभावना भी क्षीण क्षीण हो जाएगी। तो इसी को हम कहेंगे, ये वर्षाहीनता, इसी को हम कहेंगे ये वर्षाहीनता है, क्योंकि यहाँ वर्षा होगी लेकिन बहुत कम वर्षा होगी, ये वेरी लो रेनफॉल इस श्रृंग के क्षेत्र में होगी। ये मध्य ढाल पे अधिक वर्षा होगी, बहुत अधिक वर्षा होगी मध्य ढाल पे, और पर्वत पादीय क्षेत्र में वर्षा होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऐसे हमको प्रतीत होगा कि वर्षा की मात्रा ऊपर जाने पर बढ़ रही, परंतु ये एक वो भ्रांति पैदा होती है, क्योंकि ऊपर जाने पर ये क्या अपना खो देती है, आर्द्रता खो देती है, तो ऊपर जाने पर तो हम मध्य ढाल पर ही वर्षा अत्यधिक, मतलब ज़्यादा प्राप्त होगी। तो ये वर्षाहीनता इस तरह वर्षा नहीं प्राप्त होगी ये ढाल से, क्योंकि आर्द्रता खो चुकी है वायु, तो बादलों का ये बादल नष्ट हो जाएंगे, बादल नष्ट होने के कारण ये वायु क्या, सूक्ष्म ठंडी वायु का अवतलन हो जाएगा। तो यही है वर्षाहीनता, या इसी को कहते हैं वृष्ट छाया प्रभाव, इसी को हम कहते हैं वृष्ट, वृष्ट छाया प्रभाव, इसी को हम कहते हैं वृष्ट छाया प्रभाव। तो ये हो गया वृष्ट छाया छाया प्रभाव, छाया प्रदेश, ये हो गया है SALR,
इज ग्रेटर देन ई एल आर, और यहाँ हम ले लेते हैं डी एल आर इज ग्रेटर देन ई एल आर। देखिए इसके बारे में हम बताएंगे, डी एल आर इज ग्रेटर देन डी है, डी एल आर इज ग्रेटर देन ई एल आर क्यों हो रहा है, एस एल आर इज ग्रेटर देन ई एल आर, ये हम बताएंगे इसके बारे में। क्योंकि ये क्या हो रही है, एस एल आर मतलब ये जो आर्द्रता वायु इसके आसपास की वायु से ज़्यादा आर्द्रता इसमें है, ये ई एल आर मतलब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इसका, ये इसका ज़्यादा है एस एल आर का। फिर इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगी, डी एल आर ये सूक्ष्म वायु के लैप्स रेट जो हो जाएगा ई एल आर से ज़्यादा हो जाएगी। तो यही हो गया ताप। अब अगला पॉइंट है आपका, हम पढ़ेंगे, अगर ये हो गया आप समझ लीजिए। अगला हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, वाताग्रीय अथवा चक्रवातीय वर्षा क्या होती है। चक्रवातीय वर्षा किसे कहते हैं या वाताग्रीय वर्षा किसे कहते हैं।